देखिए 24th प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन, is a boundary between two transparent medium. It's boundary between two transparent medium. Medium 1, यह medium 1 है with z greater than equal to 0 and refractive index is √2. And medium 2, this is medium 2 with z less than equal to 0 and refractive index of medium 2 is √3. A light ray in medium 1 is given by vector 6 √3 I cap plus 8 √3 j cap minus 10 k. Is incidental on the plane of separation. Find the unit vector in the direction of refracted ray in the medium 2. यह मीडियम 1 में जो रे है और रिफ्रैक्टेड रे है उसका यूनिट वेक्टर बताना। अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। देखिए अभी जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं यह सब प्रॉब्लम जेई में अपीयर होते थे। इसके पहले जो मैंने प्रॉब्लम करा, देखिए प्रॉब्लम देखने में कैसा लग रहा था, लेकिन जब करने गए तब कितना सिंपल सा प्रॉब्लम था। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वंस अगेन देखने में चाहे जैसा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है बिल्कुल सिंपल। प्रॉब्लम में बड़े ध्यान से एक एक चीज को पढ़ा जाना चाहिए। एक तो एक्स वाई प्लेन, इट्स जस्ट लाइक कि यह एक्स वाई प्लेन, दिस एक्स वाई प्लेन, दिस होल्ड इट लाइक दिस। यह एक्स एक्सेस और यह वाई एक्सेस, बोर्ड के अलाउंग चलती है एक्स एक्सेस, बोर्ड के परपेंडिकुलर चलती है वाई एक्सेस। एक्स वाई प्लेन इज अ बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडियम। इसके ऊपर मीडियम 1, इसके ऊपर मीडियम 2। मीडियम 1 मतलब z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके ऊपर नॉर्मल मतलब z एक्सेस हो गया, नॉर्मल z एक्सेस हो गया और ये ओरिजिन हो गया, और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर मीडियम 1 हो गया और z लेस देन इक्वल टू 0 पर मीडियम 2 हो गया। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दे दिया, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दे दिया। अब μ1 μ2 देने के बाद अब उन्होंने कहा यदि मीडियम 1 में कोई इंसिडेंस रे का वेक्टर यहां है तो मीडियम 2 में जो रिफ्रैक्टेड रे होगी उसका यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए। अब खास बात जो समझने की है, इट्स एप्लीकेशन ऑफ the first law of refraction, which says that incidence ray, refracted ray and normal lie on the same plane. इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है? यह कोई प्लेन पेपर है और यह कोई इंसिडेंस रे है। यह इंसिडेंस रे प्लेन पेपर पर इस तरह से इंसिडेंट होती है। यह इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट होगी और जब यह रिफ्रैक्ट होगी तब यह इस तरह से बेंड हो जाएगी। इंसिडेंस रे इस तरह से थी, इंसिडेंस रे इस तरह से थी और बेंड होने के बाद वह इस तरह से हुई। दिस इज इंसिडेंस रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। This is the direction of incidence ray
एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से बेंड होती है जरा देखें। ऐसी जाती है इंसिडेंस रे, ऐसे बेंड हो जाएगी, और ऐसे बेंड होने के दौरान वहां पर यह x और y कंपोनेंट है। यह वेक्टर b यदि बोलूं मैं, तो वेक्टर b में x कंपोनेंट, y कंपोनेंट ऐसा का ऐसा ही रहेगा, सिर्फ z कंपोनेंट में फर्क आएगा। यह जो z कंपोनेंट था, यह z कंपोनेंट सिंस इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, इसलिए यह लाइट रे कभी भी ऐसे जा रही है तो कभी ऐसे या ऐसे बाहर नहीं आती है। यह ऐसे जाती है लाइट रे, ऐसे बाहर नहीं आएगी। वहां इसी बोर्ड के प्लेन पर ऐसी कैसी रहेगी, मतलब जो XY प्लेन है, XY प्लेन पर यह वाला कंपोनेंट और यह वाला कंपोनेंट ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इस कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ Z कंपोनेंट जो पहले -10 था, वह कुछ -C हो जाएगा। सिर्फ इस Z कंपोनेंट में फर्क आएगा। सबसे पहले यह चीज समझने वाली है, स्नेल्स लॉ के पहले वाला लॉ जो है रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, उसे कैसे अप्लाई करा गया है। सबसे पहले यह देखने की जरूरत है कि यह C, एक तो इधर माइनस है इसलिए इधर मैंने माइनस लिखा, इधर प्लस होता तो मैं इधर भी प्लस लिखता, 10 के बजाय C लिखा। ये C की वैल्यू कुछ भी हो। अब व्हाट इज यूनिट वेक्टर? व्हाट इज यूनिट वेक्टर along normal? Unit vector along normal. Unit vector along normal is k cap. Unit vector along normal is k cap. Alright? The angle of incidence I, the angle of refraction R. This is k cap. मैं कहता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर के इज, और वेक्टर ए डॉट माइनस के करता हूं। माइनस के इसलिए कर रहा हूं जिससे कि दोनों वेक्टर की टेल एक तरफ आ जाएगी, दोनों इस तरह से हो जाएंगे, और यह एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट माइनस के करता हूं। माइनस के करने से यह वेक्टर ऐसा उल्टा हो जाएगा और ए वेक्टर ऐसे रहेगा, दोनों का टेल जुड़ा हुआ रहेगा और दोनों के बीच में एंगल आई रहेगा। यह टोटल एंगल आई है। दिस वुड बी मॉड ए mod of minus k into cos I. Now a dot k यदि करेंगे तो जरा सोचिए, 6 √3i प्लस 8 √3j माइनस 10k इंटू माइनस 10k डॉट माइनस 10k इज इक्वल टू मॉड ए क्या है जरा सोच लें। मॉड ए है 6 √3 का स्क्वायर प्लस 10 √3 का 8 √3 का स्क्वायर
प्लस 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 64 100, 100 इंटू 3 300 प्लस 100 400, 400 is the mod of vector A. Mod of vector K is 1 into cos I. Now I dot K is 0, J dot K is 0, K dot K is 1, and it's 10, and this is equal to 400 cos I. हाँ हाँ 20 होना चाहिए डेफिनेटली, या 20 होना चाहिए, मैंने अंडर रूट तो करा ही नहीं. Means cos I is 1 by 2, means I is equal to 60 degrees. अब मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं, बाय स्नेल्स लॉ. साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1. साइन आई की जगह मैं साइन 60 लिखूंगा. साइन 60 इज रूट 3 बाय 2 अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 की जगह पर रूट 3, म्यू 2 की जगह पर रूट 2, म्यू 1 की जगह पर रूट 2. इधर से आ जाता है साइन आर इक्वल टू 1 बाय रूट 2, और इधर से आ जाता है आर इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. इधर से आर की वैल्यू 45 डिग्री आ जाती है. अब मैं फिर वापस यही काम वेक्टर बी के लिए करता हूं. मैं कहता हूं वेक्टर बी डॉट माइनस ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी मॉड ऑफ के इंटू कॉस आर. मॉड बी की जगह लिखता हूं वेक्टर बी की जगह 6 रूट 3 आई कैप प्लस 8 रूट 3 के माइनस सी के 8 रूट 3 जे माइनस सी के डॉट माइनस ऑफ के इज इक्वल टू मॉड बी की जगह लिखना होगा अंडर रूट ऑफ 300 प्लस सी स्क्वायर. मॉड के की जगह 1 और कॉस आर की जगह 1 बाय रूट 2. आई डॉट के 0 हो जाएगा, जे डॉट के 0 हो जाएगा, सी डॉट के डॉट के सी हो जाएगा. सी इज इक्वल टू और रूट सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 300 प्लस सी स्क्वायर. 300 10 रूट 3 सी इक्वल टू 10 रूट 3 हो जाएगा. 10 रूट 3 मतलब वेक्टर बी निकल गया है. वेक्टर बी इज 6 रूट 3 आई कैप प्लस 8 रूट 3 जे कैप माइनस 10 रूट 3 के कैप. अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए. यूनिट वेक्टर निकालने के लिए डिवाइडेड बाय रूट 3 तो ऐसे कैसे ही बाहर आ जाएगा. यूनिट वेक्टर बी वुड बी, कहां लिखूं यार, यूनिट वेक्टर बी वुड बी 6i प्लस और 3i प्लस 4j प्लस 5k. टू रूट 3 कैसे आ गया इंटू 1 बाय 25 प्लस अंडर रूट 50. This is unit vector b cap and this is the answer. थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया मुझको. मैंने कहां से चालू करा कैसे खत्म करा कुछ बता नहीं सकता एकदम से. मैं एक और बात समझाता हूं. It's the problem of my choice.
देखिए, सबसे पहले तो मैंने प्रॉब्लम को समझाया कि यह प्रॉब्लम में दिया क्या है, कैसे पढ़े, क्या पढ़े। एक्स वाई प्लेन के अलोंग नॉर्मल, इस नॉर्मल में नॉर्मल यह ओरिजिन है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर मीडियम 1 जिसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स μ1, z लेस देन इक्वल टू 0 पर μ2 जिसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स μ2, मीडियम 2। लाइट रे कोई सी भी जो ऐसी आएगी उसका इंसिडेंट रे का वेक्टर दे रखा है, तो चूंकि इंसिडेंट रे का वेक्टर ऐसा दे रखा है और नॉर्मल z एक्सिस है, इसलिए हम कहते हैं कि इसने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से हम कह सकते हैं कि x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट फिक्स होना चाहिए। रिफ्रैक्टेड रे का x एक्सिस कंपोनेंट y एक्सिस कंपोनेंट फिक्स होना चाहिए, सिर्फ z एक्सिस के कंपोनेंट में फर्क आना चाहिए। लाइट जब बेंड होगी तो अलोंग नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, वो एक्स वाई प्लेन में कहीं डिविएट नहीं होगी। या तो लाइट अलोंग द नॉर्मल डिविएट होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल डिविएट होती है, कहीं और बेंड नहीं होती है। तो सिर्फ नॉर्मल जो कि z एक्सिस है जिसका यूनिट वेक्टर k है, सिर्फ उसी के अलोंग कंपोनेंट में फर्क आएगा। तो यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल इज k। अब मैं a डॉट k करता हूं एंगल निकालने के लिए, a डॉट k करके एंगल इजीली निकल जाता है। और माइनस k मैंने इसलिए करा है क्योंकि ये फिर ये एंगल ऐसा, ये एंगल ऐसा, इनका डॉट करना मुश्किल हो जाएगा। इनके डॉट के लिए फिर एंगल हमें यह लेना पड़ेगा, 180 माइनस आई लेना पड़ेगा। इसको आगे बढ़ा के फिर एंगल 180 माइनस आई लेना पड़ेगा। तो 180 माइनस आई लेने के बजाय मैंने माइनस के कर दिया और माइनस के साथ डॉट कर रहा हूं, तो यह माइनस के और यह a, सो a डॉट माइनस के, a डॉट माइनस के इज इक्वल टू मॉड a मॉड ऑफ माइनस के इंटू कॉस आई। तो मॉड a पूरा ऐसा कैसे लिखा, डॉट माइनस के इज इक्वल टू मॉड a मॉड के इंटू कॉस आई। अब k डॉट i इज 0, k डॉट j इज 0, k डॉट k इज 1, सो 10 माइनस 10 इंटू माइनस 1 हो गया 10 इक्वल टू 20 कॉस आई। इधर से कॉस आई, इधर से आई आ गया। अब इसने इस लॉ लगा के r निकाल लिया, साइन i अपॉन साइन r इक्वल टू μ2 बाई μ1। साइन i की जगह साइन i की वैल्यू लिख दी, साइन r की जगह साइन r की वैल्यू लिख दी, μ2 की वैल्यू μ1 की वैल्यू, और इधर से साइन r की वैल्यू आ गई, साइन r इज 1/√2, तो इधर से r आ गया। r मैंने इधर लिखा r इक्वल टू 45 डिग्री, r आ गया। अब मैंने क्या कहा कि जो काम मैंने इंसिडेंट रे के यूनिट वेक्टर के लिए करा वही काम रिफ्लेक्टेड रे के यूनिट वेक्टर के लिए करता हूं। वेक्टर बी डॉट माइनस ऑफ के इज इक्वल टू मॉड बी मॉड के कॉस आर। तो वेक्टर बी ऐसा कैसे लिखा, डॉट माइनस के इज इक्वल टू मॉड बी मॉड के इंटू कॉस आर इज 1/2। सॉल्व कर ले, सी की वैल्यू आ गई, कर ले। 25th प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल सा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास फॉर ब्लू एंड रेड लाइट आर गिवन। देखिए यह पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है 2001 की खास बात रही है, उस पर्टिकुलर ईयर में जीटी ने रिकॉर्ड बनाया था सिलेक्शन का, और वह रिकॉर्ड की एक और वजह थी कि 2001 में 60 मार्क का फिजिक्स का पेपर था, और उस 60 मार्क के फिजिक्स के पेपर में 5-5 मार्क के 5 सवाल सिर्फ ऑप्टिक्स पर से थे। मतलब 25 मार्क के प्रॉब्लम सिर्फ ऑप्टिक्स पर से थे, 25 आउट ऑफ 60। उस पर्टिकुलर ईयर ऑप्टिक्स का कुछ ज्यादा ही वेटेज रहा था, और उसमें से यहां एक प्रॉब्लम है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ क्राउन ग्लास and blue and red are given to you, and those of flint glass are given. An isosceles prism of angle 6 degree is made up of crown glass. A beam of white light determine angle of, देखिए no deviation for no
deviation. Del y should be 0, del y1 plus del y2 should be 0. A into mu y minus 1 plus a dash into mu y dash minus 1 is equal to 0. खास बात इसमें mu y दे नहीं रखा है. यदि mu y नहीं दे रखा है कोई बात नहीं. येलो रे इज सेड टू बी द मीन रे. येलो रे को हम मीन रे कहते हैं. और येलो रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट्स मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इधर जो करना था a प्लस म्यू बी प्लस म्यू आर बाय 2 माइनस 1 प्लस a डैश इंटू म्यू बी डैश प्लस म्यू आर डैश बाय 2 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0. और a अपॉन a डैश is equal to mu b dash plus mu r dash by 2 minus 1 upon mu b plus mu r by 2 minus 1. Now solve for a dash or whatever is required. In the net dispersion of the combined system, net dispersion of the combined system is theta is equal to theta 1 plus theta 2. This is the net dispersion, and this net dispersion is a into mu b minus mu r minus a dash into mu b dash minus mu r dash. a dash हमने ऑलरेडी अभी निकाल रखा है, a दे रखा है, mu b mu r सब दे रखे हैं. नेट डिस्पर्शन इधर से निकाल दीजिए. 19th प्रॉब्लम में कल के दिन कराऊंगा. वेव ऑप्टिक्स पर है, वेव ऑप्टिक्स पर डिपेंडेंट 2-3 प्रॉब्लम कल के दिन एक साथ कराऊंगा. 17th प्रॉब्लम, इसमें सिर्फ फिगर बताने की जरूरत है. फिगर बताता हूं मैं. सेवनटेंथ प्रॉब्लम का फिगर देख लीजिए. दिस इज अ रॉड placed on the mirror. This is another rod. The axis of rod is parallel to the mirror. They say this is another rod. इस रॉड पर h हाइट पर यह लाइट रे इंसिडेंट हुई है. यह मिरर है. और यह सेंटर है. हेंस दिस इज द नॉर्मल. यह लाइट रे बिल्कुल इस तरह से जानी चाहिए. और फिर यह लाइट रे इस तरीके से बाहर आनी चाहिए और आइडेंटिकल रॉड के इस पॉइंट पर ऐसे इंसिडेंट होना चाहिए और फिर इस तरह से इस रॉड के अंदर जाके इस तरह से बाहर आ जाना चाहिए, सच दैट यह बिल्कुल सेम लेवल पर आ जाए. दिस इज द फिगर. 17th प्रॉब्लम का यह फिगर है. 17th प्रॉब्लम के इस फिगर को ड्रॉ कीजिए. फिर एक और बार प्रॉब्लम को पढ़िए. फिर एक और बार कोशिश कीजिए. आप इजीली प्रूव कर सकेंगे कि यह एंगल 60 डिग्री है और यह एंगल 30 डिग्री है. यह चीज इजीली प्रूव हो जाएगी. और फिर जो भी कुछ उन्होंने डेटा पूछा है वह कैलकुलेट कर सकोगे.
16th प्रॉब्लम करूंगा इसके बाद। नो 16th, हाँ हाँ, लास्ट क्वेश्चन में, हाँ नहीं नहीं, आज 0.1 से कम नहीं आएगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना मिरर से रिफ्लेक्ट करा के दूसरे उस पर जाना है। एक कंडीशन देखो, मिरर से रिफ्लेक्ट करा के दूसरे आइडेंटिकल रॉड पे इंसिडेंट कराना है उसको, तभी हो सकेगा जब वो h 0.1 से ज्यादा होगा। प्रॉब्लम पढ़ के फिगर सोचने की जरूरत है। अरे पीछे का आंसर का छोड़ो यार, मैं बिल्कुल वो सही बता रहा हूं। नहीं, वैसे पीछे का आंसर सही है, तुम गलत बोल रहे हो। A right angle prism is made by selecting proper material and angle A and B। मतलब A और B कुछ एंगल है और प्रॉपर मटेरियल है, उसका सिलेक्शन करा जाना है। Where B is very very small as compared to A। ये वेरी वेरी स्मॉल जो दे रखा है ना, ये गड़बड़ दे रखा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, वो वेरी स्मॉल होना चाहिए बस। ये 2 बार जो है डाल रखा है ना, ये गड़बड़ है। B is less than A, बस इतना लिखना चाहिए। It is desired that a ray of light incidented on face AB emerges parallel to incident ray after 2 internal reflection। What should be the minimum refractive index n for this to be possible? For n is equal to 5/3, is it possible to achieve this with angle B equal to 30 degrees? Draw a normal at the center face. This is 90 degree, this is 90 minus A, this is A. Draw a normal. This is 90 degree, this is 90 minus A, and this is B. Critical angle A should be greater than critical angle, also B should be greater than critical angle। A क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, B भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। उन्हें पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन म्यू इज मिनिमम, sin C is maximum, C is maximum। मतलब what would be the maximum value of C? उन्हें पूछा जो है, अभी तक हम यदि प्रॉब्लम में एक भी चीज पढ़ना मिस कर दे तो इस तरह की गलती हो जाती है। जब तक मैंने यह नहीं पढ़ा कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, तब तक सोचता रहा, लेकिन जैसे यह पढ़ा कि व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू टू दिस ऑकर, तो उसी समय क्लिक करता है कि व्हेन म्यू इज मिनिमम, म्यू की मिनिमम वैल्यू के लिए साइन सी को मैक्सिमम होना चाहिए, बिकॉज म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। तो साइन सी को मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब सी को मैक्सिमम होना चाहिए, बस सी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी। अब देखिए बी शुड बी ग्रेटर देन सी एंड बी इज ऑल्सो इक्वल टू, अब B should be greater than C। B की जो वैल्यू है 90 माइनस A है, दिस B। B इज इधर से लिखते हैं B इज लेस देन A, B इज लेस देन A, तो B की जगह मैं लिखूं 90 माइनस A, दिस इज लेस देन A।
और 90 is less than 2a or a should be greater than 45, hence b should be less than 45. b की वैल्यू लेस देन 45 होनी चाहिए. और this 45 डिग्री C should be greater than equal to C should be less than equal to 45. Hence, max C is 45 degree. Hence, max sin C is 1 by root 2. Hence, minimum mu is equal to रूट 2. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रूट 2 से ज्यादा होनी चाहिए. फिर वापस समझे, व्हेन म्यू इज मिनिमम साइन सी इज मैक्सिमम, सी इज मैक्सिमम, और उसकी वजह यह है. अब फिर मैंने कहा बी इज लेस देन ए. बी यदि लेस देन ए मतलब बट बी इज 90 माइनस ए, सो 90 माइनस ए इज लेस देन ए. ए इधर गया, 90 should be less than 2a, hence a should be greater than 45 degree. a हमेशा 45 से ज्यादा होना चाहिए. इसका मतलब a यदि 45 से कम हो गया तो यह कंडीशन होल्ड नहीं करेगी. a की वैल्यू 45 से ज्यादा होना चाहिए और b की वैल्यू हमेशा 45 से कम होना चाहिए. मतलब b की मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री है. मतलब और b को c से भी ज्यादा होना चाहिए. बी को हमेशा से ज्यादा होना चाहिए. मतलब सी की मैक्सिमम वैल्यू होगी 45 डिग्री. जरा सोचिए, बी की मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री है, सी हमेशा बी से कम है. बी की मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री है और सी हमेशा बी से कम. B should be less than equal to 45 degree and C should always be less than B. यह चीज इधर से दिख रही है. इस एक्सप्रेशन से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं और यह ऑलरेडी दिया हुआ है. मतलब C की मैक्सिमम वैल्यू जो है वह 45 डिग्री होनी चाहिए. Maximum C is 45 degree. Hence maximum sin C is 1 by root 2. Hence minimum mu is root. अब जो सेकेंड पार्ट हमने पूछ रखा है, that is for n equal to 5 by 3, is it possible to achieve this with angle B equal to 30 degree? तो देखिए, sin C निकाल लो. sin C is 3 by 5 और sin B is 1 by 2. Now for this to occur, B should be greater than C, sin B should be greater than sin C. क्या यह sin B sin C से ज्यादा है? It's not. Hence not possible. हाँ, B को 45 डिग्री मतलब A should be in limiting case you can say 44.99 डिग्री, लेकिन 45 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू. 45 से एक्सीड कभी नहीं करना चाहिए. 45 से एक्सीड कर गया तो ये चीज वायलेट हो जाएगी. तो एक लिमिटिंग केस में उसको 45 हम बोल देंगे. 45 से एक्सीड किसी भी कंडीशन में नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे होल्ड रखना है. क्योंकि एक लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कुछ इक्वालिटी बोलनी पड़ेगी मुझे. मैक्सिमम बोलने के बाद मैं कहूंगा कि इट शुड बी लेस देन रूट, म्यू शुड बी ग्रेटर देन रूट 2. अब मैं इधर जो है इक्वालिटी लगाने के बजाय ग्रेटर देन लिख दूंगा तो वो
एरर खत्म हो जाएगी। लेकिन वो लिमिट निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए इक्वालिटी साइन लेनी ही पड़ेगी मुझको। इधर आके इक्वालिटी लेकर, वह इक्वालिटी इधर लेते हुए फिर मिनिमम म्यू लिखते हुए मैं कहूंगा म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2, तो एरर खत्म हो जाएगी। इधर इक्वल टू मत लगाओ बस। और जो दूसरा पार्ट है उसमें साइन सी हमने निकाल दिया, साइन बी हमने निकाल दिया। कंडीशन होल्ड होने के लिए बी शुड बी ग्रेटर देन सी, साइन बी शुड बी ग्रेटर देन साइन सी। अब साइन बी की जगह ये चीज रखो, साइन सी की जगह ये चीज रखो कि क्या यह एक्सप्रेशन होल्ड करता है, क्या यह हाफ सचमुच में ग्रेटर देन 3/5 है? यह नहीं है। चूंकि यह नहीं है इसलिए हेंस नॉट पॉसिबल। पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, वो कंडीशन सोच सकते हैं फिर वापस। हाँ, एक्सप्रेशन में, हाँ हाँ हाँ, साइन की कोई सी वैल्यू मैक्सिमम, हाँ तो क्या, अरे क्या बोल रहे हो, प्रॉब्लम पढ़ो। ये चीज ट्रू रहेगी क्या? फिर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन देखनी है, इसको भी ट्रू करवाना है और इसको भी ट्रू करवाना है। सिर्फ एक को नहीं देखकर चलना है, हमें यह भी ट्रू करवाना है। इसको ट्रू कराते हुए कंडीशन बनाई, इसको ट्रू कराते हुए एक कंडीशन ली और दोनों का कंबाइन आंसर, सी की वैल्यू 45 से ज्यादा हो नहीं सकती था। सी की वैल्यू 45 ज्यादा होगी तो ये चीज ट्रू नहीं रहेगा। दो कंडीशन जो है उनको साइमल्टेनियसली ट्रू कराना है। ना प्रॉब्लम नंबर 19 करता हूं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 19 में डेटा क्या दे रखा है। सबसे पहले उन्होंने एक इस तरह का राइट एंगल प्रिज्म बना रखा है। यह एंगल थीटा दे दिया है और इधर दो रेस इंसिडेंट करवाई है नॉर्मली, जो कि नॉर्मली ही रिफ्रैक्ट भी हो जाएंगी। इन दोनों के बीच में सेपरेशन d दे दिया है। टू पैरेलल बीम ऑफ लाइट P एंड Q containing radiation of 4000 and 5000 Armstrong. Both of them contain 4000 and 5000 Armstrong. Which are mutually coherent in each wavelength separately. और दोनों ही mutually coherent है। 4000 अपने आप में coherent है, 5000 अपने आप में coherent है। लैंग्वेज का मतलब समझो, which are mutually coherent in each wavelength separately. इसका मतलब है कि 4000 Armstrong अपने आप में coherent है और 5000 Armstrong अपने आप में coherent है। दोनों एक दूसरे के साथ coherent तो हो नहीं सकती। Incident normally on the prism as shown, the refractive index of the prism as a function of wavelength. Prism का refractive index as a function of wavelength दे रखा है, where B is in Armstrong, where lambda is in Armstrong and B is a positive constant. The value of B is that the condition of total internal reflection at face AC is just satisfied for one wavelength and is not satisfied for another. Find the value of B. Find the deviation of transmitted beam through face AC and the convergent. उसके आगे फिर एक बार देखता हूं। सबसे पहले तो पहला सवाल ही देखा जाए, B की क्या वैल्यू होना चाहिए जिससे कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का ट्रांसमिशन हो और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो यह सोचने की जरूरत है कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और पहले किसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। देखिए दोनों ही वेवलेंथ का यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम नोट करने की कोशिश करें तो वह एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दिस एंगल, दिस
एंगल इज थीटा। अब देखिए, सबसे पहले λ1 को मैं बोल देता हूं 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग और λ2 को मैं बोल देता हूं 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑब्जर्व दैट λ1 is less than λ2. Hence, mu1 would be greater than mu2. Means the refractive index of prism material for 4000 Armstrong would be greater, while refractive index of prism material for 5000 Armstrong would be smaller. सबसे पहले मैंने λ1 कह दिया 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग को, λ2 कह दिया 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग को, और क्योंकि मैंने असाइन λ1 λ2 को इस तरह से करा है, इसलिए मैं कह सकता हूं λ1 लेस देन λ2। और यह चीज चूंकि दे रखी है, mu is inversely proportional to square of lambda, mu is inversely proportional to square of wavelength. Hence, mu for smaller would be larger, while mu for larger would be smaller. 5000 का mu कम होगा, 4000 का mu ज्यादा होगा। Sin C1 would be less than sin C2. We know that sin C is 1 by mu. मतलब sin of critical angle of 4000 Armstrong would be less than sin of critical angle of 5000 Armstrong. Hence, C1 would be less than C2. Critical angle of 4000 Armstrong would be less than critical angle of 5000 Armstrong. अब उनने कहा है कि एक पर्टिकुलर लाइट रे का जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और एक पर्टिकुलर लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये जो थीटा है यह C1 और C2 के बीच में कहीं लाया करता होगा। C1 is critical angle for 4000 Armstrong, C2 is critical angle for 5000 Armstrong। और ये जो थीटा है C1 से ज्यादा रहा होगा, C2 से कम रहा होगा। Hence 5000 Armstrong is transmitted, क्योंकि 5 थीटा जो है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग से के क्रिटिकल एंगल से कम है, इसलिए 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग वाली वेवलेंथ तो ट्रांसमिट हो गई होगी, एंड 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग इज जस्ट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड। इसका जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ होगा, क्योंकि 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब मैं लिखता हूं, इसका मतलब है कि 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग तो इस तरह से लौट गई होगी और 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग इस तरह से ट्रांसमिट हुई होगी। क्या अब आपको दो अलग अलग वेवलेंथ को सेपरेट करने का तरीका समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली 4000 और 5000 वेवलेंथ यदि साथ साथ में हो तो ऐसे सेपरेट कर सकते हो। 5000 बाहर आ जाएगी, 4000 अंदर ही रह जाएगी। अब 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब C1 is or theta is equal to C1 plus DC। in fact, हम थीटा नियरली इक्वल टू C1 ले सकते हैं, साइन थीटा नियरली इक्वल टू साइन C1 ले सकते हैं, नियरली इक्वल टू 1 by mu1।
1 by sin theta nearly equal to mu1. वन बाय साइन थीटा की जगह 1 by 0.8 इज इक्वल टू mu1 की जगह पर 1.20 प्लस b by 4000 square, and from here we can solve for b. b के लिए सॉल्व कर ले सकते हैं के लिए। पहले यह सब चीजें सोच रहे हैं, फिर यह सब चीजें इस तरह से सोच रहे हैं, और फिर इस स्टेप को आगे बढ़ा के बी के लिए सॉल्व कर दे रहे हैं। बी के लिए इस तरह से सॉल्व करने के बाद उन्होंने पूछा है फाइंड द डेविएशन ऑफ बीम ट्रांसमिटेड थ्रू फेस एसी। नाउ 5000 आर्मस्ट्रांग इज ट्रांसमिटेड। बी की वैल्यू इधर से मैं निकाल के दिखा दूं आपको, ये 1.25 0.05, बी इज इक्वल टू 0.05 इंटू 4000 स्क्वायर। नाउ अब ट्रांसमिटेड बीम का म्यूटो निकाल लू। फॉर ट्रांसमिटेड बीम, फॉर ट्रांसमिटेड बीम that is 5000 Armstrong, म्यूटो is 1.20 प्लस b की जगह 0.05 into 4000 square by 5000 whole square. Now म्यूटो इस तरह से निकाल लिया, 5000 आर्मस्ट्रांग का म्यूटो निकाल लिया। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस निकाल लेता हूं। साइन ई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू म्यूटो बाय 1, साइन ई बाय 0.8 इज इक्वल टू 1.20 it implies sin E by sin E by sin E by sin theta is equal to mu2 की जगह 1.20 प्लस 0.05 इंटू 16 by 25, और इधर से साइन ई निकाल दे और इधर से ई निकाल दे। नाउ द डेविएशन इज ई माइनस थीटा। डेविएशन वुड बी ई माइनस थीटा। This is theta. यह दोनों पार्ट करने के बाद the third part this is the convergent beam is used to the convergent lens is used to bring this transmitted beam into focus. यह जो transmitted beam है, यह जो ट्रांसमिटेड बीम है, इसको कन्वर्जेंट लेंस के द्वारा कन्वर्ज करवा के फोकस पर मिलाया जा रहा है। द कन्वर्जेंट लेंस इज यूज्ड टू ब्रिंग दिस ट्रांसमिटेड बीम इनटू फोकस immediately after transmission from phase AC. If 4 अब इनका जो कहना है कि इसकी इंटेंसिटी 4I है और इसकी इंटेंसिटी I है, वहां पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। If
if 4i and I are intensities of the two beam, then what is the resultant intensity at focus? ऐसा पूछा है। यदि एक बीम की इंटेंसिटी 4i है और दूसरे बीम की इंटेंसिटी i है, तो फोकस पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? अब देखिए, उन्होंने कहा है I1 अपॉन I2 इज 4i बाय I, and this is equal to A1 square upon A2 square. Hence, it implies that A1 upon A2 is 2 root I by और मैं तो डायरेक्टली उससे ही कर देता हूं, ऐसा भी नहीं करता हूं। I1 is 4i and I2 is I. Now I is I1 plus I2 plus 2 under root of I1 I2 cos del, and here del is 0. del की वैल्यू 0 है, hence I is 4i plus I plus 2 under root of 4i into I, and this is equal to 9i, and hence this is the answer of the third part. तीसरे पार्ट में कहा है कि इसकी इंटेंसिटी 4i है, इसकी I है, तो I1 4i हो गया, I2 I हो गया। Now I is given by I1 plus I2 plus 2 under root of I1 I2 cos del, but del would be 0, कोई फेज डिफरेंस नहीं, उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है। तो और इस तरह से प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन के बाद फेज डिफरेंस कुछ होता भी नहीं है, कोई फेज चेंज नहीं होता है कहीं पर भी। तो I1 की जगह 4i लिख दिया, I2 की जगह I लिख दिया 2, I1 I2 cos del की जगह 1, and this is equal to 9। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉब्लम का वो यह है, यह कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। यह सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। यह कंक्लूजन समझ में आता है, मतलब प्रॉब्लम परफेक्टली समझ में आता है। मैं एक और बार पूरे प्रॉब्लम को समझाऊंगा, पहले 2-3 मिनट तक इसको देखें, फिर 2-3 मिनट के बाद एक और बार समझाता हूं। मैं एक और बार इस प्रॉब्लम को समझाता हूं। देखिए उन्होंने डेटा क्या दिया है, इस तरह का कोई राइट एंगल प्रिज्म है, यह एंगल थीटा है, जिसमें साइन थीटा की वैल्यू उन्हें दे दी है 0.8, और 2 बीम ऑफ लाइट P and Q आर इंसिडेंटेड लाइक दिस। P में 2 वेवलेंथ थे 4000 और 5000, Q में भी 2 वेवलेंथ थे 4000 और 5000। नॉर्मली इंसिडेंट होती है, नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इधर जाके टकराएगी, और इधर जाके टकराने पर उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है और दूसरी ट्रांसमिट हो गई। अब इसके बेसिस पर भी बताओ, और उन्होंने यह चीज दे रखी थी, यह डेटा दे रखा था। हम a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर तो मैंने ऑलरेडी बता रखा, हमने a की वैल्यू दे दी और b की वैल्यू निकालने के लिए कही। मैंने कहा लैम्डा 1 पहले हम कह दे 4000 है, लैम्डा 2 कह दे 5000। सबसे पहले सोचने की जरूरत है आखिर कौन सी वेवलेंथ ट्रांसमिट होगी और कौन सी वेवलेंथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यह समझना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए तुक्के में आप इधर 4000 लिख दो तो सचमुच में तुक्का ही है यार। खास जो चैलेंज है सोच समझ कर लिखना, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका तुक्का बैठ जाए। आपने लैम्डा की वैल्यू या तो 4000 लिखना है 5000 लिखना है, बिना सोचे समझे भी यदि आप कुछ लिखोगे तो 50% चांसेस है कि वो सही हो जाएगा। लेकिन रियल चैलेंज है कि सोच समझ कर परफेक्ट तरीके से लिखना, और वही मैं बता रहा हूं कि लैम्डा 1 आपने 4000 कह दिया, लैम्डा 2 5000 कह दिया, और लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2 जैसा कि डेटा दे रखा है। लैम्डा 1 यदि लेस देन लैम्डा 2 है तो μ1 शुड बी ग्रेटर देन μ2 बिकॉज μ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ। मतलब 4000 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, 5000 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। वेवलेंथ का नहीं, उस वेवलेंथ के लिए मटेरियल का। sin c is also inversely proportional to mu, hence sin c1 is less than sin c2।
मतलब साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग is less than sin of critical angle of 5000 Armstrong. Means C1 is less than C2. Means critical angle for 4000 Armstrong would be less than critical angle for 5000 Armstrong. अब यदि थीटा इन दोनों से कम हो जाए तो इन दोनों का ही थीटा इन दोनों से कम हो जाए तो इन दोनों का ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। थीटा इन दोनों से ज्यादा हो जाए तो इन दोनों का ही ट्रांसमिशन हो जाएगा। खास बात, एक का रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक का ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब थीटा इन दोनों के बीच में होना चाहिए। यदि थीटा इन दोनों के बीच में है तो 4000 से एंगल 4000 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है तो 4000 का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और 5000 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है क्रिटिकल एंगल से तो उसका ट्रांसमिशन होगा। तो 4000 का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है। यह एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो इधर से समझना जरूरी है। यह कंक्लूजन समझना ही रियल चैलेंज है प्रॉब्लम का। आगे की तो प्रॉब्लम बहुत इजी, मतलब थीटा एक्चुअली C1 प्लस DC होना चाहिए। ये जो थीटा है ना C1 प्लस DC होना चाहिए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस स्लाइटली जस्ट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ 4000। हम लिमिटिंग केस में थीटा नियरली इक्वल टू C1 लेते हैं, sin थीटा नियरली इक्वल टू sin C1 एंड sin C1 इज 1 by mu1 और mu1 इक्वल टू 1 by sin थीटा। 1 by sin थीटा की जगह 1 by 0.8, mu1 की जगह पर जो एक्सप्रेशन है ऐसे कैसे लिख दिया और उसमें लैम्डा 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और यह बी की वैल्यू आ गई। और फिर उन्होंने कहा ये बी की वैल्यू निकालने के बाद अब ट्रांसमिटेड बीम का डिविएशन कितना है। अब ट्रांसमिटेड बीम के लिए पहले म्यू2 निकालना पड़ेगा, तो इसी एक्सप्रेशन से ट्रांसमिटेड बीम के लिए म्यू2 निकाले 1.20, बी की वैल्यू अभी निकाली और लैम्डा 2 की वैल्यू रख दी। तो यह ट्रांसमिटेड बीम के लिए 1.2 प्लस कर लो इसको 16 by 5 0.16 by 5 और फिर हमने कहा कि स्नेल्स लॉ साइन ऑफ एंगल इन दिस मीडियम अपॉन साइन ऑफ एंगल इन दिस मीडियम इक्वल टू रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। स्नेल्स लॉ जैसा मैंने सिखाया है यदि वैसा ही समझते हो वैसा ही अप्लाई करते हो तो कभी कोई समस्या कभी कोई गलती नहीं होना। और जैसा बुक्स में दे रखा है यदि आपने वैसा देखा तो आप हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे। जैसा मैंने सिखा रखा है वैसे आप अप्लाई करना चाहोगे तो बिना 10 सेकंड भी लिए आप हमेशा स्नेल्स लॉ को परफेक्टली अप्लाई करोगे। मैं कभी यह नहीं देखता कि क्या रेयरर क्या डेंसर, क्या टुवर्ड द नॉर्मल क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैं तो सिंपल सा साइन ऑफ एंगल इन दिस मीडियम अपॉन साइन ऑफ एंगल इन दिस मीडियम इक्वल टू रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। साइन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू और इस तरह से लगा देता हूं। साइन ई की जगह साइन ई, साइन थीटा की जगह 0.8 इक्वल टू म्यू2 की जगह म्यू2, म्यू1 की जगह पर 1। साइन ए की वैल्यू इधर से आ जाएगी, इधर से ए की वैल्यू हो जाएगी। व्हाट इज डिविएशन? देखिए लाइट रे ऐसे जा रही थी ऐसे जाती रहती लेकिन ऐसे डिविएट हो गई तो यह ई है टोटल और यह थीटा है। दिस डिविएशन इज ई माइनस थीटा। अब उन्होंने कहा है कि 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग का इसकी इंटेंसिटी 4 आई है, इसकी आई है। यदि लेंस के द्वारा दोनों को कन्वर्ज करवा दी जाए फोकस पर तो फोकस पर इंटरफेरेंस होगा। लेंस के द्वारा दोनों को कन्वर्ज करवा दिया जाए फोकस पर तो फोकस पर इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो उस इंटरफेरेंस की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी रिजल्ट है। तो I1 is 4i, I2 is I. Now intensity resultant is given by intensity at focus is given by I1 plus I2 plus 2 times under root I1 I2 cos del। ये चीज मैंने लिखवा रखी। डेल इज 0 मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाना है वहां पर। तो 4i plus I plus 2 under root of 4i into I into cos del की जगह और ये 9i।